इनकलाबे सुबह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, पत्थरों को दे रहे हैं आईने खुलकर जवाब। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। हिंदुस्तान इन दिनों दो अलग अलग तरह का देश दिखाई दे रहा है। एक हिंदुस्तान वो है जहां सब कुछ चंगा है, जीडीपी माइनस में जाने के बावजूद जहां खुशहाली है, और दूसरा हिंदुस्तान वो है जो छोटी से छोटी खुशी के लिए भी तरस रहा है, जो अपने ही हक के लिए सारे कष्ट सह रहा है, फिर भी उसे नहीं मालूम कि उसे उसके हक मिलेंगे या नहीं। एक हिंदुस्तान कॉरपोरेट का भी है, दूसरा हिंदुस्तान किसानों का है। कोरोना का डर दोनों ही जगह है, लेकिन बचने के साधन एक जैसे मिलेंगे या नहीं, इस बारे में शक होता है। सरकार तो उम्मीद बंधा रही है कि जल्दी ही वैक्सीन उपलब्ध होगी, लेकिन क्या ये उम्मीद सबके लिए है, ये बड़ा सवाल है। वैसे कॉरपोरेट और किसानों के बीच बटे हिंदुस्तान में भाजपा ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि कुर्सी का किस्सा कभी खत्म न हो। इसीलिए बिहार के बाद और पश्चिम बंगाल से पहले वो हैदराबाद पहुंची हुई है। कांग्रेस के लिए तो कुर्सी की उम्मीदें कम होती जा रही हैं, लेकिन अभी वहां नए अध्यक्ष की कुर्सी पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो आज आईने की नजर से हम हिंदुस्तान के क अक्षर से भरे किस्सों की ही पड़ताल करेंगे, यानी कॉरपोरेट, कोरोना, किसान और कांग्रेस, और सबसे ऊपर किस्सा कुर्सी का पर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं किसानों वाले हिंदुस्तान से, जहां लहलहाती फसल देने वाले किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने में सरकार को शर्म नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल पहले जब सत्ता में आए थे तो उनकी बहादुरी को स्थापित करने के लिए 56 इंच का सीना वाली लाइन काफी फेमस हो गई थी। लेकिन जब ये बहादुर सरकार अपने ही किसानों के साथ दुश्मनों जैसा सुलूक करती है तो समझ में आ जाता है कि सरकार की सारी दिलेरी केवल हवाई बातें ही हैं। असल में सरकार भीतर से बेहद डरपोक है, इसीलिए निहत्थे किसानों का सामना करने से घबराती है। नए कृषि कानूनों से नाराज किसान जब आंदोलन के लिए संगठित होकर दिल्ली आने लगे तो सरकार ने पहले उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया। लेकिन किसान फिर भी रुकने को तैयार नहीं हुए तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर कड़कड़ाती ठंड में पानी की बौछार की गई ताकि वे डरें और वापस लौट जाएं। किसानों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल सरकार ने इस तरह किया मानो वो इस देश के नागरिक नहीं हैं बल्कि देश के दुश्मन हैं। किसानों को रोकने के लिए बनी बनाई सड़कों को खोद दिया गया। इससे मध्यकाल के वो राजा महाराजा याद आ गए जो दुश्मनों को रोकने के लिए अपने किले के चारों ओर गड्ढे खुदवा देते थे। वैसे सरकार के तमाम हथकंडों के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो आखिरकार उन्हें दिल्ली आने की इजाजत मिल गई, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें रख दी गईं ताकि किसानों के आंदोलन से सरकार को तकलीफ न हो। तो दुनिया में शायद ही कोई दूसरा लोकतांत्रिक देश होगा जहां किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। अमेरिका में तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीती कमला हैरिस ने हाल ही में एक ट्वीट करके देश के किसानों को शुक्रिया कहा, जबकि उसी वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में किसानों पर न केवल सरकार का अत्याचार हो रहा था बल्कि सरकार समर्थक कई लोग किसानों को गुंडे बता रहे थे। ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्षी पार्टियों के उकसावे पर किसान आंदोलन करने पहुंचे हुए हैं। इधर केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो इस मसले पर अब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जरूर बातचीत से समस्या का समाधान निकालने की बात की। हालांकि किसी भी समस्या का हल तभी निकलता है जब नीयत साफ हो। मोदी सरकार की किसानों के लिए कैसी नीयत है ये अब सबके सामने है। किसानों के लिए सरकार ने बातें तो खूब की, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं किया। अगर किया होता तो किसानों को खेत छोड़कर सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। साल 2016 के फरवरी महीने में बरेली जिले में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना मेरा सपना है। लेकिन शायद मोदी जी ने इस बात को सपना ही रहने दिया, क्योंकि देश में किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई बल्कि जो रही सही इनकम है उसके भी घटने के आसार नए कानूनों से बन गए हैं। सरकार दावे करती है कि उसने किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए, लेकिन इन फैसलों से किसानों का कितना भला हुआ ये पता लगाने की जहमत सरकार ने नहीं उठाई। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, जिसमें हर 4 महीने में 2000 रुपए किसानों को मिलते हैं, यानी साल के 6000 रुपए। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना सरकार ने बुढ़ापे में किसानों को पेंशन के रूप में मदद पहुंचाने के लिए शुरू की, जिसमें अलग अलग उम्र के हिसाब से किश्त किसानों को जमा करनी पड़ती है। 2016 में फसल बीमा योजना को सभी किसानों के लिए अनिवार्य किया गया, लेकिन इससे इंश्योरेंस कंपनियों को अधिक फायदा हुआ तो किसानों ने आपत्ति जतलाई और सरकार को ये योजना ऐच्छिक करनी पड़ी। ऐसे में सरकार को पीछे हटना पड़ा।
सरकार ने साल 2018-19 के बजट में घोषणा की थी कि कृषि उत्पादों की बिक्री तंत्र को मजबूत करने के लिए देश भर के 22,000 ग्रामीण हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा, ताकि जो किसान एपीएमसी मंडियों तक नहीं पहुंच पाते हैं वो अपने नजदीक इन हाटों में फसल बेचकर लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें। लेकिन अब तक एक भी हाट को कृषि बाजार में परिवर्तित या विकसित नहीं किया जा सका है। इसी तरह ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ऑनलाइन फसल बेचने का तरीका भी सरकार ने पेश किया, मगर इसका लाभ भी देश के छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पाया। तो किसान चैनल से लेकर ई मार्केट तक मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कॉर्पोरेट प्रयोग कर लिए। इससे कुछ बड़े किसानों को यानी किसानों के भेष में उद्योगपतियों को फायदा तो हुआ, सरकार ने इसे अपनी उपलब्धि भी माना। सरकार इस खुशफहमी में है कि उसकी नीतियों से किसानों का भला हो रहा है, लेकिन उसे बार बार सामने आ रही सच्चाई नजर नहीं आती, जिसमें सरकार के फैसलों और योजनाओं के खिलाफ किसान कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं। सोते हुए को जगाना मुमकिन है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे कैसे जगाया जा सकता है? और इस वक्त ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि मोदी सरकार सोने का नाटक कर रही है, इसीलिए उसे जगाकर देश की हकीकत दिखाना मुश्किल है, कठिन है। नए कृषि कानूनों को सरकार कृषि सुधारों के लिए अहम बता रही है, लेकिन देश के किसान इसके खिलाफ हैं। पीएम मोदी भरोसा दिला रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन ये भरोसा वो कानून में लिखित तौर पर नहीं दे रहे हैं। इसीलिए किसान अब सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 महीने से पंजाब में अपनी आवाज बुलंद करते किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनका साथ देने हजारों किसान सामने आए हैं। वैसे मोदी सरकार के सत्ता में आते ही किसानों का सड़कों पर उतरना शुरू हो गया था। जनवरी 2015 में मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश लाई तो किसान विरोध में उतरे और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तब बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी सरकार के विरोध में आई थी। 2017 में तमिलनाडु के कर्ज माफी, सूखा राहत पैकेज और सिंचाई संबंधी समस्या के समाधान के लिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों धरने पर बैठे थे। कभी अर्धनग्न होकर तो कभी मानव खोपड़ी हाथ में लेकर उनके प्रदर्शन ने देश का ध्यान खींचा था। साल 2018 में गांधी जयंती के मौके पर अपनी मांगों को लेकर किसान गांधी समाधि पर कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन तब भी किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से पहले यूपी दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया था और उनके साथ वैसा ही सलूक हुआ जैसा इस बार हुआ है। 2018 में नवंबर के महीने में ही अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले देश के 208 जन संगठनों से जुड़े किसानों ने दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद तक विशाल रैली निकाली थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने, फसल ऋण माफी कराने और कृषि उत्पादों के बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने जैसी उनकी कई मांगे थीं। तो साल दर साल किसानों के ये आंदोलन चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश का पेट भरने वाला अन्नदाता खुद कितना दुखी है, लेकिन सरकार को उसके दुख नहीं दिखाई दे रहे, उसे सिर्फ कॉर्पोरेट के मुनाफे की फिक्र है। यही कारण है कि वो रेल, तेल, कोयला, दूरसंचार, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी जगह कॉर्पोरेट की सत्ता कायम करने के बाद अब बैंकों को भी उद्योगपतियों की मुट्ठी में बंद करवाना चाहती है। देश के निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए आरबीआई ने एक आंतरिक कार्य समूह गठित किया था, जिसने सुझाव दिया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में आवश्यक संशोधन के बाद बड़े कॉर्पोरेट या औद्योगिक घरानों को बैंकों के प्रवर्तकों के रूप में अनुमति दी जा सकती है। मतलब यह है कि अब देश के बड़े कॉर्पोरेट घराने जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे घराने बैंक के लिए लाइसेंस ले सकते हैं और बैंक भी खोल सकते हैं। इस समूह की रिपोर्ट बताती है कि निजी क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो अधिक कुशल, लाभदायक और जोखिम लेने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी बैंकों के हाथों लगातार बाजार में हिस्सेदारी खो रहे हैं। ये प्रक्रिया पिछले 5 सालों से तेज हुई है, यानी सार्वजनिक बैंकों की खस्ता हालत का हवाला देकर बैंकों को उद्योगपतियों के हाथ में सौंपने की सिफारिश की जा रही है। हालांकि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य इसे खराब आइडिया मानते हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो आर्थिक ताकत कुछ ही कॉर्पोरेट्स के हाथों में सिमट कर रह जाएगी। इसमें कर्ज की समस्या और बिगड़ने की आशंका भी रहेगी, क्योंकि उद्योगपति अपनी जरूरतों के लिए अपने ही बैंकों से जब चाहें आसानी से पैसा निकाल लेंगे और उनसे सवाल करना बहुत मुश्किल होगा। बीते दिनों देश के कई बैंकों में कर्ज घोटाला हो चुका है और सरकार ऐसे घोटाले बढ़ाने वाले फैसले ले रही है।
तो किसान राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकते, इसीलिए सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है, और उद्योगपति करोड़ों का चंदा देते हैं तो उनकी कमाई अरबों खरबों में हो, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। उद्योगपति मित्रों के लिए यह व्यवस्था बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि भाजपा सत्ता में बनी रहे। केंद्र की सत्ता तो भाजपा के पास है ही, मगर वो निगम चुनावों में भी आम चुनावों की तरह जुट गई है, और वैक्सीन के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी हैदराबाद का चक्कर भी लगा आए हैं। बिहार चुनाव में भाजपा ने कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने का दांव चला। देश में अभी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल ही चल रहा है और उम्मीद है कि अगले साल तक वैक्सीन आ जाएगी। सरकार का कहना है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी, फिर बिहार के लोगों का नंबर कब आएगा ये सवाल उठता है, और उसके बाद देश की गरीब जनता तक ये वैक्सीन पहुंचाने की सरकार की रणनीति क्या होगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इनके जवाब सरकार अपनी सुविधा से देगी। फिलहाल तो मोदी जी वैक्सीन से जुड़े कार्यों की समीक्षा करने अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद पहुंच गए। वो चाहते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सब काम कर सकते थे, लेकिन उससे ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा के लिए अघोषित तरीके से प्रचार नहीं हो पाता। वैसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री से लेकर कई बड़े मंत्री और नेता हैदराबाद के इस चुनाव में पहुंचे। यहां लोकल मुद्दों की जगह राष्ट्रवाद, रोहिंग्या, जिन्ना, वंशवाद की राजनीति और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे उठाए गए। दरअसल निगम चुनावों में जीत हासिल कर बीजेपी विधानसभा चुनावों की राह आसान करना चाहती है, क्योंकि कई सालों की कोशिश के बाद भी दक्षिण की राह उसके लिए कांटों भरी है। तो निगम चुनावों से दक्षिण के दरवाजे बीजेपी के लिए खुलते हैं या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे बीजेपी जहां एक के बाद एक नए दरवाजे खोलने की तरकीबें भिड़ा रही है, वहीं कांग्रेस के लिए हर जगह जो है रास्ते जाम ही हैं। पार्टी के भीतर एक अरसे से बदलाव की मांग उठ रही है, लेकिन यह बदलाव केवल पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी का होगा या कई बड़े चेहरे ही बदल जाएंगे? क्या कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर आएगी या फिर इसके इर्द गिर्द ही रहेगी? इन सवालों के जवाब जल्द मिल जाएंगे। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने नए पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराएगी। इसके लिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जल्द ही डिजिटल वोटर कार्ड जारी किए जाएंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में एआईसीसी की बैठक बुलाने की योजना है। नए अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए पार्टी के 6 वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी भी बनाई गई थी, जो तैयारियों में लगी है। यानी बारात तो सज गई है, लेकिन दूल्हा कौन होगा अभी पता नहीं। मुमकिन है राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष पद के लिए खड़े हों। अगर उन्हें पहले की तरह कोई चुनौती नहीं देता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उन्हें चुनौती मिली तो कई तरह के पेंच खड़े होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई नेता उत्सुक होंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच क्या गांधी परिवार जैसी स्वीकार्यता उन्हें मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। अगर अध्यक्ष पद पर बैठने वाले नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बेकाबू हुई तो उन्हें मैनेज कैसे किया जाएगा? अब तो अहमद पटेल जैसे नेता भी कांग्रेस के इक्के दुक्के बचे हुए हैं, जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम करते हैं और स्थितियों को संभाल लेते हैं। वैसे कोषाध्यक्ष की कुर्सी जो अहमद पटेल के जाने से खाली हुई थी, उस पर सोनिया गांधी ने पवन बंसल को बिठाया है। 72 साल के पवन कुमार बंसल 10वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं और केंद्रीय रेल मंत्री से लेकर कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनने के बाद वो किस तरह कांग्रेस को मजबूत करते हैं, ये देखना होगा। तो कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए जद्दोजहद कर रही है। कॉर्पोरेट अपने पत्ते बिछा रहे हैं। बीजेपी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक अपनी सत्ता मजबूत करने में लगी है। इन सब के बीच देश का आम आदमी गिरती जीडीपी और महंगाई के आंकड़े देखकर गश खा रहा है। लेकिन निराशा के इस माहौल में किसानों का संघर्ष देखकर उम्मीद तो बंधती है कि अंधेरा कभी न कभी छटेगा और रोशनी आएगी। खैर, शायर अबरार अहमद ने ठीक ही फरमाया है कि कहीं कोई चिराग जलता है, कहीं कोई चिराग जलता है, कुछ न कुछ रोशनी रहेगी अभी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।